दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एक तरफ जहां सड़क का सुनापन राहुल गांधी ने खत्म किया, इंडिया गठबंधन ने खत्म किया, तो सिस्टम की नाकामी और सिस्टम जिस प्रकार से साजिशों को अंजाम देने की हद तक जाता हुआ प्रतीत हुआ, उस पर एक तरफ न्यायालय ने अपनी बंदिशें लगाने का काम किया। उपराष्ट्रपति का चुनाव कल होना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के दलों ने पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक की, मॉक पोल तक का आयोजन किया, वहीं एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो उनके उम्मीदवार है, उनके पक्ष में दिए जाने वाले दो डिनर एन वक्त पर कैंसिल कर दिए गए। एक डिनर जेपी नड्डा का कैंसिल हुआ तो दूसरा डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंसिल हुआ। एक तरफ डिनर कैंसिल किया जाना, दूसरी तरफ विपक्ष की उम्मीदें बढ़ती जाना, और इन सब के आगे चुनाव के पहले एक बड़ी जीत राहुल गांधी को शाम होते होते मिल जाना, यह इस बात का परिचायक है कि सत्ता और सिस्टम आखिर दोनों डरे हुए क्यों है। आखिर क्यों लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाले तीन तीन पूर्व कमिश्नर टीवी के एक प्रोग्राम में आकर के सीधे सीधे कहते हैं कि मौजूदा दौर में सिस्टम का रवैया ठीक नहीं है। जब सब कुछ हो रहा था, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास 400 450 के करीब वोट है। 782 के इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी 782 मतदाताओं के बीच में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या वैकेंट सीटों को, खाली सीटों को छोड़कर जो 782 की बताई जाती है, उसमें एनडीए के पास तो स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को लेकर मुतमईन नहीं है। पार्टी व्हिप नहीं चलता, क्रॉस वोटिंग की संभावना है, इसको लेकर के डरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब से आगे आज वो जीत सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की मुहिम को मिल गई, जिसकी कल्पना मौजूदा दौर में कम से कम सत्ता पक्ष तो नहीं कर रहा था। दरअसल एसआईआर का प्रोसेस जिस प्रकार से आगे बढ़ाया गया, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी विशेष सघन समीक्षा के नाम पर जिस तरह से बिल्कुल चुनाव के पहले बिहार के वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की कोशिशें सामने आई, राहुल गांधी ने महादेवपुरा का मामला तक सामने लाया, कई दूसरे मामले सामने आए, और जिस तरह से साफ दिख रहा था कि मालाफाइड इंटेंशन से यानी बदनीयती की मंशा से आधार कार्ड को, आधार नंबर को पहचान के दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से मोदी का सिस्टम और संवैधानिक संस्था के रूप में स्वायत्तता को दरकिनार करता हुआ प्रतीत होता दिखने वाला आयोग, जहां एक तरफ सिस्टम के अधीन काम करने को विवश नजर आ रहा था, वहीं आज सर्वोच्च न्यायालय ने पहले जो बात सलाह के रूप में कही थी, आज आदेश के रूप में पारित कर दिया। आदेश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि 11 जो डॉक्यूमेंट आयोग ने दिए थे, उन 11 डॉक्यूमेंट को जो पहचान के लिए जरूरी बताया था, उसमें 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड को रखना ही होगा। कोई किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। और चूंकि इस देश में लगभग हर नागरिक के पास आधार है, लगभग हर नागरिक के पास करीब करीब एपिक कार्ड भी है, लेकिन आधार चूंकि सबके पास उपलब्ध है, उसी आधार के एक्सक्लूजन की, बाहर करने की जो प्रक्रिया थी, जिसके लिए राहुल गांधी ने पूरे बिहार में 17 दिनों तक सड़क पर निकलकर आम जनता को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ पूरे बिहार का नारा बनाने की कोशिश की, पूरे देश के अंदर सिस्टम को लेकर, वोटिंग कराने वाली संस्था को लेकर, और मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम के कथित घालमेल को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हुई थी, उसको उजागर करने का काम जो राहुल गांधी ने किया, अब सिस्टम बगले झांकता हुआ यदि नजर आ रहा है। एसआईआर यानी जो एक तरह से बिहार में वोटिंग के ठीक पहले जो खेल चल रहा था और पूरे देश में एसआईआर कराने की बात हो रही थी, अब आधार की स्वीकारोक्ति के बाद अब वो एसआईआर सीधे सीधे अर्थहीन होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख भले ही 1 सितंबर की बीत गई हो, लेकिन जिनके साथ आधार नहीं है, यदि वो अपने आधार देना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता, उन्हें कोई सिस्टम नहीं रोक सकता कि उनका नाम काट दे या उनके आधार को स्वीकार न करे। तारीख बीतने के बावजूद भी उसे स्वीकार करना होगा। ये कोई नोटबंदी जैसे हालात तो है नहीं कि 31 दिसंबर 2016 तक ही नोट बदले जाएंगे, उसके बाद नोट नहीं बदले जाएंगे, उसके बाद सिर्फ रिजर्व बैंक के कार्यालय में जाकर ही नोट बदले जाएंगे। ये नोटबंदी जैसा आदेश बनाने की जो कोशिशें थी,
उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज ब्रेक लगा दिया। और जब ब्रेक लगा दिया, अगर कोई दूसरा सिस्टम होता, जिस प्रकार से राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आक्रामक रवैया ज्ञानेश कुमार ने अपनाने की कोशिश की, आज के ऑर्डर के बाद कम से कम नैतिक बल इस सिस्टम के शीर्ष पर बैठे ज्ञानेश कुमार और उनके दोनों साथियों में बचा होता, तो जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो इस टॉपिक पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे होते कि तीनों आयुक्तों का इस्तीफा हो गया। लेकिन मौजूदा दौर धर्मनिरपेक्ष भारत का नहीं, बल्कि सर्वनिरपेक्ष भारत का है। शर्मो हया से विहीन सिस्टम का है, जिस सिस्टम में चाहे जितना कड़ा आदेश आ जाए, जितनी कड़ी टिप्पणी आ जाए, इस्तीफा देने की जहमत कोई नहीं उठाता। कभी राजनाथ सिंह ने बतौर गृह मंत्री कह दिया था कि इस दौर में इस्तीफे नहीं होते। आज वो बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वरना याद कीजिए मनमोहन सिंह का दौर, जब एक मुख्यमंत्री मुंबई के ताज होटल में राम गोपाल वर्मा के साथ दिख गए थे, तो मनमोहन सिंह ने इस्तीफा मांग लिया था। जब देश के गृह मंत्री सूट बदलकर मीडिया के सामने दिख गए थे, तो इस्तीफा मांग लिया गया था। लेकिन यहां तो मणिपुर में अंतरराष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया, जिस तरह की घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। यहां तो इस देश के अंदर तमाम बड़े आरोप कई सारे लोगों पर लगे, इस्तीफा नहीं हुआ। ईडी ने सिर्फ विपक्षी दलों का रास्ता देखा, विपक्षी पार्टियों के नेताओं तक दस्तक दी, सत्ता पक्ष की वॉशिंग मशीन में धुलने वाले लोगों तक ईडी ने जाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन ईडी नहीं पहुंची, राहुल गांधी सड़क पर निकल पड़े, इंडिया गठबंधन सड़क पर निकल पड़ा, कथित वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर आकर मुहिम छेड़ दी। और उस मुहिम का जो तार्किक परिणति होनी थी, वो तार्किक परिणति आज सबने देखी कि किस रूप में सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इसका अंत हुआ है। निश्चित तौर पर देर आयत दुरुस्त आयत। और अब किसी भी तरह से वोटर्स का नाम काटने की कोशिशों से जो वोटों को प्रभावित करने की प्रक्रिया थी, अब उस प्रक्रिया पर विराम लग गया। लेकिन क्या उस प्रक्रिया पर विराम लग पाया है कि शाम 6 बजे के बाद या वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद जो वोटिंग होती है और 4 दिन बाद 8-10% वोट बढ़ा दिए जाते हैं, वोट प्रतिशत को 4 दिन बाद बढ़ा हुआ बताया जाता है, वो वोट आते कहां से हैं? क्या वो वीडियोग्राफी दिखाई जाएगी, या बहु बेटियों की सुचिता के जैसे तर्कहीन नारे के और तर्कहीन तर्क के आधार पर, कुतर्क के आधार पर दरअसल ज्ञानेश कुमार इसका बचाव करते रहेंगे? ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन बात यदि दिल्ली के नंबर गेम की करें, तो सत्ता पक्ष के अंदर बेचैनी है, मोदी एंड कंपनी के अंदर बेचैनी है, गुजरात लॉबी के अंदर बेचैनी है कि आखिर सुदर्शन रेड्डी बनाम सीपी राधाकृष्णन के चुनाव में जो कागजों पर जो आंकड़ा सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में दिख रहा है, क्या उतने वोट आ जाएंगे? नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और बीआरएस पार्टी, जो केसीआर की पार्टी है तेलंगाना की, और दोनों के पास राज्यसभा में ही नंबर है, लोकसभा में यानी सरकार बनाने गिराने के खेल में उनके पास कोई संख्या नहीं है। उन पार्टियों ने अपने राज्यसभा सांसदों को इस चुनाव से दूर रहने को कहा है। लेकिन उन पार्टियों के राज्यसभा सांसद चुनाव से दूर क्यों है? पहली बात, दोनों जगह कांग्रेस सर उठा रही है। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ने भक्त चरण दास को कमान सौंप दी है, और कांग्रेस पार्टी में यह देखा जा रहा है कि जनता दल परिवार से आने वाले लोग जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक का मसला हो, चाहे अब जाकर उड़ीसा में दिखाई दे रहा हो, उसके बाद तो अब साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजू जनता दल को अब, चूंकि भाजपा के हाथों वो सत्ता गंवा चुकी है, उसे लग रहा है कि विपक्ष का स्पेस भी या अगली सत्ता कांग्रेस की तो नहीं आ जाएगी। जैसे तेलंगाना में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन बढ़ गई कांग्रेस पार्टी, और बीआरएस सत्ता से बाहर हुई तो कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली। कल के नंबर गेम पर आखिर मामला उलझा क्यों है? आज तो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट इस देश के मतदाताओं को भी मिला है, वोटर्स को भी मिला है, इंडिया अलायंस को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने जो काम किया सड़क पर उतरकर, उसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति एक तरह से न्यायालय के आदेश के रूप में कुछ हद तक परिलक्षित होती हुई दिखी है कि अब एसआईआर का खेल उस तरह से नहीं खेला जा सकता जिस तरह से मौजूदा दौर में खेलने की कोशिशें हो रही थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस आदेश के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एक बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ एनडीए जा रहा है,
एनडीए नहीं, इंडिया अलायंस जा रहा है। उस इंडिया अलायंस के कॉन्फिडेंस के पीछे के का राज क्या है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों में बेचैनी है? क्या चंद्रबाबू नायडू के सांसदों में बेचैनी है? क्या एकनाथ शिंदे के सांसदों में बेचैनी है? या अजीत पवार एंड कंपनी के कैंप में बेचैनी है? या फिर चिराग पासवान या जयंत चौधरी के कैंप में बेचैनी है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में कल शाम तक मिल जाएगा कि आखिर 424 के करीब या 427, 24 या 27, 424 या 427 जो एनडीए के पक्ष में नंबर बताए जा रहे हैं, क्या उस नंबर तक एनडीए पहुंच पाया या उसका आंकड़ा घट के 370, 80, 390 के आसपास सिमट तो नहीं गया? क्रॉस वोटिंग की आशंका किस रूप में दिखाई दे रही है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने संसदीय दल के रूप में बटी हुई दिखाई दे रही है, उसमें निशिकांत दुबे और राजीव प्रताप रूडी के बीच की जो गलतफहमियां हैं, उसे सिर्फ सांकेतिक मानना बड़ी भूल होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अंदर से एक डिवाइडेड हाउस दिखाई दे रही है। गुजरात लॉबी के प्रभुत्व को स्वीकार करें या ना करें, किस तरह से 10 सालों तक जिस तरह से भाजपा के सांसदों को भी कभी एहसास नहीं हुआ कि वो सरकारी पार्टी के सांसद हैं, दिल्ली में कोई उनकी सुनने वाला नहीं था, मंत्री की उनके सेक्शन ऑफिसर तक नहीं सुनते थे, सेक्रेटरी की बात तो छोड़ दीजिए, उस हालात से बाहर निकलने की जद्दोजहद में क्या मौजूदा दौर में विपक्ष के साथ साथ भाजपा के सांसद भी हैं? कल इसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह का नियंत्रण 14 से 24 वाले दौर में जो दिखता था, वो नियंत्रण बरकरार है या उस नियंत्रण में अब काफी हद तक बदलाव हो चुका है। अब रिमोट कंट्रोल कहीं और है। मोहन भागवत कभी 75 की बात करते हैं, 75 की उम्र सीमा की, और 75 की उम्र सीमा से वो फिर पिंड छुड़ाने वाला बयान भी देते हैं। लेकिन मोहन भागवत पिंड छुड़ा रहे हैं 75 वाले बयान से, नरेंद्र मोदी तो पिंडदान करने 17 तारीख को गया जा रहे हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। 17 तारीख नरेंद्र मोदी की जन्म तारीख है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कल परसों भी बताया था कि 15 सितंबर के बाद, पूर्णिया के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का कोई दौरा किसी को जानकारी में नहीं है। 17 को 75 साल के पूरे हो रहे हैं, 75 साल पूरे कर रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का उनका जाने का कार्यक्रम, संबोधित करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब खबर आई कि पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री पिंडदान करने पहुंच रहे हैं, तो पिंडदान को लेकर व्यंग विनोद की भाषा में राजनीति में विपक्षी दल कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री बिहार के गया जी पहुंच रहे हैं। गया के नाम में अब जी जोड़कर गया जी बना दिया गया है। तो क्या बिहार के लोगों की बदकिस्मती को अब बिहार जी बना करके भी सुधारने की कोशिश प्रधानमंत्री करने वाले हैं? अभी महीने भर भी नहीं बीते हैं कि बिहार के मोतिहारी में उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि मोतिहारी को मुंबई बनाना हमारा सपना है, पटना को पुणे बनाना हमारा सपना है, तो गया जी को गुड़गांव बनाना हमारा सपना है। तो क्या पिंडदान करने के लिए जब गया जी को गुड़गांव बना रहे हैं, तो पिंडदान करने के लिए जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, तो मौजूदा दौर में जब सिस्टम के अंदर सुचिता का पिंडदान 10 साल पहले ही हो गया लगता है, उस परिस्थिति में पिंडदान करने के लिए कुछ बचा भी है क्या? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो श्राद्ध के इस महीने में राजनीतिक तौर पर मौजूद हो चले हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। सभी जानते हैं कि उनकी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की चंद्रबाबू नायडू से कितनी गहरी छनती है। क्या चंद्रबाबू नायडू के सांसद कल क्रॉस वोटिंग करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी में रूढ़ी बनाम निशिकांत दुबे के जो हालात बने हुए हैं वो अलग तरीके से परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा? कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवाल के बीच जो मोरल बूस्टअप का काम आज के आदेश के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर दिखाई दे रहा है, और उस जो चार्जअप दिखाई दे रहे इंडिया गठबंधन, उस चार्जअप हालात को, उस इंथुजियाज्म को, उस जोश को देखने के बाद तो यही लगता है कि बिहार चुनाव के बाद वैकल्पिक सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी की दिशा में इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है, और नायडू, नीतीश कुमार और भी दूसरे दल, एकनाथ शिंदे, राजनीतिक तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव में भले ही सांकेतिक तौर पर सरकार के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे, भाजपा वाले अंदर खाने से कितनी मजबूती से खड़े हैं, वो सवाल उससे ज्यादा मौजूद सवाल बन गया है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
जब एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज को सबके सामने लाने वाला आदेश आ जाता है, अब उसके बाद किस रूप में सियासत करवट लेगी, किस रूप में सिस्टम करवट लेगा और किस रूप में जांच एजेंसियों के साए में लोकतंत्र को चलाने की कोशिशें परवान चढ़ेंगी, ये देखा जाना बाकी है। और इसी देखे जाने के खेल के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का खेल सबने देख लिया। माथ हाथ लगी सिस्टम और सिस्टम के कैंडिडेट को। उपराष्ट्रपति का खेल कल सब देखेंगे, बिहार का चुनाव भी सब देखेंगे, और उन सब से आगे संसद का विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट का अंक गणित किस दिशा में बैठेगा, सांसदों के बीच कसमसाहट जो दिखाई दे रही है वो किस रूप में बदलाव की बुनियाद रखती हुई दिखाई देगी, इसका दूसरा ट्रेलर, जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद दूसरा ट्रेलर कल दिख जाएगा। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी उपराष्ट्रपति पद के लिए और अगले 2-2.5 घंटे में आपके सामने नतीजा आ जाएगा। नतीजों में नंबर गेम भी दिख जाएगा कि क्या वाकई 425 सांसदों ने सपोर्ट किया एनडीए को। देखते हैं, कल के दिन पर सबकी नजर बनी रहेगी और देखिए किस तरह से परिस्थितियों के बदलाव को जनता से ज्यादा सिस्टम स्वीकार करने के लिए तैयार दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।